नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी के इस कार्यक्रम में, जहां पर हम भारतीय अर्थव्यवस्था की रमेश सिंह नाम की पुस्तक जो सबसे प्रसिद्ध पुस्तक मानी जाती है इस विषय की, उसका हम अध्यायवार यानी कि चैप्टर वाइज अध्ययन करने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चर्चाओं के हम बीच में हैं। आप लोग काफी समय से मेरे साथ जुड़े हैं। आपको पता है हम भारत में बैंकिंग, जो दरअसल आपके इकोनॉमिक्स के सिलेबस का सबसे बड़ा चैप्टर है, सबसे बड़ा अध्याय होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स जो हैं उनको वो आपस में डील करता है। कुछ पुस्तकों में इसको अलग अलग सब चैप्टर्स में छोटे छोटे भागों में बांटा गया है, लेकिन रमेश सिंह में ऐसा नहीं किया गया। और इस चैप्टर में ऐसा बहुत कम है जिसको हम छोड़ सकते हैं, उसको हमें करके ही आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है और भारत में अर्थव्यवस्था की आपकी एक पूरी समझ के लिए, जिससे आप समझ पाएं कि भाई भारत में अर्थव्यवस्था काम कैसे करती है, उस समझ के लिए भी आवश्यक है कि आप इस चैप्टर को अच्छे से करें। यह बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे एनपीए की, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की। काफी सारी बात हम कर चुके हैं, 2 लेक्चर्स एनपीए पे हमारे हो चुके हैं। हम अब तक क्या क्या समझे हैं, एनपीए होते क्या हैं, उनकी परिभाषा क्या है, उनका वर्गीकरण कैसे किया जा सकता है, इसको हमने समझने की कोशिश की। और पिछले लेक्चर में हमने बात शुरू की कि यार एनपीए जो है ये समस्या है, इस बात को हम समझ गए। एनपीए बड़ी समस्या है, तो इस समस्या के निराकरण के लिए, इस समस्या के निदान के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, इस बात को भी समझने का हमने प्रयास प्रारंभ किया। ठीक है, तो वो कुछ भाग हो गया था, कुछ भाग बाकी है, वो हम आज समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो कल जो आपको मैंने प्रश्न दिया था, सबसे पहले उस प्रश्न से ही चर्चा शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए, तो कल आपको यह प्रश्न दिया गया था, एनपीए से निपटने का कोई एक कारगर तरीका नहीं हो सकता, इसकी व्याख्या कीजिए। तो आप देख रहे हैं कि भाई एनपीए समस्या सुनने में तो सरल लगती है कि यार हो क्या रहा है, समस्या कम से कम एक रूप लगती है ना, सुनने में एक रूप लग रही है कि नहीं, कि हो क्या रहा है। एनपीए का मतलब कि किसी ने आपसे ऋण लिया और वो उस ऋण को वापस नहीं कर रहा। समस्या इतनी सी है। तो आप में से कई लोगों के दिमाग में यह प्रश्न आ भी रहा होगा, और कई बार क्या होता है, प्रश्न हमारे दिमाग में डायरेक्टली नहीं आता, प्रश्न हमारे दिमाग में इनडायरेक्टली आता है। जैसे आप में से कई लोग ये कह रहे हैं कि सर अगर आरबीआई के पास कोलैटरल रखे होते हैं तो बेच के ऋण ले ले, इतने सारे चीजें करने की क्या आवश्यकता है। या फिर अगर आरबीआई इतने तरह के चेक्स एंड बैलेंसेस रखती है तो फिर ये हो कैसे जाता है, ये होने कैसे दिया जाता है, वगैरह वगैरह। तो हमको लगता है कि ये प्रॉब्लम एक रूप है, बिल्कुल एक जैसी समस्या है, हर जगह समान तरीके से चल रही है। और अगर हम इसको एक रूप मानेंगे तो निश्चित तौर पे उस समस्या से निपटने का एक ही तरीका होगा। ये बात सही है। ठीक है, मतलब आप जैसे अब इसको ऐसे, लेकिन अगर समस्या जो है वो दिखती एक जैसी है, लेकिन दरअसल सतह के नीचे वो बहुत अलग प्रकार की हो सकती है, तब उससे निपटने के तरीके भी अलग होंगे। इसका एग्जाम्पल लेते हैं पढ़ाई से। ठीक है, जो आप लोग कर रहे हैं, आप लोग उससे जुड़े हुए हैं डीपली, तो आप लोग बेहतर समझ सकते हैं। पढ़ाई से इसका उदाहरण हम क्या जोड़ सकते हैं। मान लीजिए आप कोई टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, हमारी दे रहे हैं, मान लीजिए कोई आप टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, या मैं आपको प्रश्न देता हूं, आप ये करते हैं, आपसे ये प्रश्न नहीं हो रहा, या फिर आप जो है यूपीएससी में आपका सिलेक्शन किसी कारणवश नहीं हो पाया। ठीक है, अब मान लीजिए मेरे पास ऐसे अगर 100 बच्चे आए जो कहें कि सर मैंने पिछले साल अटेम्प्ट दिया और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो प्रॉब्लम सबकी एक जैसी दिखाई दे रही है कि नहीं दे रही है, कि भाई 100 बच्चे हैं, 100 के 100 ऐसे बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ। क्या आपको ऐसा लगता है कि इन 100 बच्चों की प्रॉब्लम से निपटने के लिए मेरे पास एक ही सेम सोल्यूशन होना चाहिए, या सोल्यूशन अलग होना चाहिए? भाई कॉमन सेंस लगाओ ना, अलग हो सकता है ना, अलग होना भी पड़ेगा। हो सकता है, मान लो पिछले साल का कट ऑफ 100 नंबर था, एक बच्चा ऐसा हो सकता है जो 97 नंबर लाया हो या 98 नंबर लाया हो, और एक बच्चा ऐसा हो सकता है जो 12 नंबर लाया हो। तो भाई इन दोनों के लिए अगर मैं सेम सोल्यूशन बता रहा हूं तो फिर तो मेरे को अपने टीचर होने पे ही शक है। जो बच्चा 97 नंबर लाया है उससे मैं बहुत माइक्रो लेवल डिस्कशन करूंगा कि यार तुम बताओ तुम्हारे कौन से सेक्शन में गड़बड़ रह गई, कौन सा सेक्शन ऐसा था। ठीक है, पॉलिटी में तुम्हारा कितना अच्छा 2 क्वेश्चन गलत हो गए, अरे यार ये वाला पार्ट ढंग से करना है, क्योंकि इस आदमी को जरा सा पुश चाहिए, बस ये 97 पे ऑलरेडी है तो इसको थोड़ा सा धक्का चाहिए।
पर जो आदमी 12 नंबर पे है उसको उसको थोड़ा धक्का नहीं चाहिए, उसको तो इंजन रीस्टार्ट करना पड़ेगा ना भाई। जो आदमी पढ़ाई करके मेहनत करके एग्जाम देने, ऐसा होता है बहुत लोगों के साथ होता है, पढ़ाई करके मेहनत करके वो अपने हिसाब से एग्जाम देने जाते हैं, उनसे वहां कुछ नहीं होता। ऐसे बहुत लोग होते हैं, ठीक है। और वो कई बार शर्मा शर्मी दोस्तों को ये बात बताते नहीं है, लेकिन वास्तविकता उनके अटेम्प्ट की ये होती है कि उनसे कुछ भी नहीं हुआ होता। तो इस आदमी के लिए मेरी स्ट्रैटेजी, मेरी नीति एकदम अलग होगी या नहीं होगी? इसको मैं सेम टॉनिक इसको नहीं दे सकता ना जो इसको दे रहा हूं। ये बात लॉजिकल है कि नहीं है? इसके अलावा कारण और तरीके के भी हो सकते हैं। कोई छात्र ऐसा हो सकता है जो कह दे कि सर मेरे घर में तो पढ़ने का माहौल ही नहीं था, मेरा एक कमरे का घर है, उसमें 7 लोग रहते हैं, मेरे पास तो जगह ही नहीं थी पढ़ने की। एक वो व्यक्ति और दूसरा वो व्यक्ति जो कॉलेज के हॉस्टल में सिंगल रूम में रहता है। भाई प्रॉब्लम दिखी सेम है, प्रॉब्लम सबकी है। देखो आप, रिजल्ट ना आना, सिलेक्शन ना आना, ये प्रॉब्लम का मूल नहीं है, ये कोर प्रॉब्लम नहीं है, ये आउटकम है। तो आउटकम खराब आया, सबका सेम है, आउटकम नॉट सिलेक्टेड है, ठीक है। लेकिन उसके पीछे कारक तो अलग अलग हो सकते हैं। उन कारकों के हिसाब से आपको कदम उठाने पड़ेंगे। जिस छात्र के पास पढ़ने की जगह नहीं है, आप उसको यह सलाह दोगे कि यार कोई पब्लिक लाइब्रेरी ढूंढो अपने शहर में, या किसी दोस्त का घर ढूंढो, उस दोस्त को बोलो कि यार मैं तुम्हारे घर पे आके पढ़ूंगा। पब्लिक पार्क ढूंढो, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहां पर आप अध्ययन कर सकते हैं। और नॉर्मली पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए हर कोई सहयोग करता है ना, कि आप घर के किसी के घर के बाहर कहीं पर पब्लिक पार्क में, कहीं पब्लिक लाइब्रेरी में। मुझे याद है जब मैं छात्र था तो मैं जहां रहता था वहां पर एक दिल्ली में वो होता है ना, एक जहां पे ये इंदिरा विहार करके एक जगह आप में से कई लोगों को पता होगी, मुखर्जी नगर के पास है, वहां मैं रहा करता था। तो भाई हमारे घर में जो लैंडलेडी थी, वो लैंडलेडी का घर था, पास में हमारे छात्रों को एक एक कमरा दिया हुआ था, तो उसमें मैं रहता था। तो बड़ा तेज संगीत बजाती थी वो। अब यार एक आध बार मना किया लेकिन वो नहीं मानती थी, और थोड़ी उम्र दराज थी, उनसे आप ज्यादा बहस तो नहीं कर सकते, और छात्र थे यार, आप कितनी बहस करते। बड़ा तेज संगीत बजाती थी यार वो, बड़ा, और पंजाबी गाने बजाती थी बहुत जोर से। अब यार दिन में हम लोगों को तो पढ़ना होता था, अब उनके क्या होता था, घर में जो पुरुष थे वो काम पे चले जाते थे, बच्चे स्कूल चले जाते थे, तो अब वो घर पे अकेली होती थी, बहुत जोर से म्यूजिक बजाती थी, आराम से एंजॉय करती थी लाइफ अपनी। उनको ये बात समझ में नहीं आती थी कि भाई पास में जो बच्चे रह रहे हैं वो तो बेचारे छात्र हैं, और वो ऐसे छात्र हैं कि वो किसी स्कूल कॉलेज भी नहीं जाते। हमारे जैसे छात्र जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं बैठ के, बेचारे उनको तो पढ़ना ही है सारा दिन। तो कुछ दिन हम लोगों ने उनको बोला, फिर समझ में नहीं आया तो हमने कहीं और जगह ढूंढनी शुरू कर दी। जब तक वो कहीं और जगह नहीं मिली, मैंने क्या किया, एक पुस्तकालय था दिल्ली यूनिवर्सिटी का, ठीक है, रीडिंग रूम था, आर्ट फैकल्टी में आप में से कई लोगों को पता होगा, और वहां पे केवल दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए है वो, लेकिन कोई चेक वेक नहीं करता। तो हमने क्या किया, एक छात्र का, अपने एक मित्र का आईडी कार्ड लिया, उसका ऐसे ही उसका फोटो थोड़ा सा उखाड़ दिया, ताकि कोई दिखाएगा हाँ मैं ही हूं, वो फोटो उखड़ गया, सॉरी। हाँ, तो ऐसा करके वो लेके हम जाके वहां पढ़ने लगे। तो ये एक सोल्यूशन हमने निकाल लिया अपनी प्रॉब्लम का, लेकिन ये प्रॉब्लम किसी और के पास नहीं हो सकती, ऐसा हो सकता है। तो हर आदमी की समस्या अलग हो सकती है। एनपीए के मामले में भी क्या है कि यार एनपीए दिखने में तो लगता है कि एक चीज है, लेकिन कई बार क्या हो सकता है, आपको एनपीए जो मिल रहा है वो किसी ऐसे व्यक्ति या संस्थान से मिल सकता है जिसको कोई समस्या ही ना हो, जिसे कोई समस्या नहीं है देने में, बस उसे देना नहीं है। ऐसे लोग भी होते हैं कि भाई उसके पास पैसा है, वो अय्याशी कर रहा है, छुट्टियां मना रहा है, बंगले खरीद रहा है, लग्जरी गाड़ियां खरीद रहा है, नए उद्योग धंधे भी खोल रहा है, बस आपके पैसे नहीं देगा, ठीक है। ऐसे भी एनपीए होते हैं। ऐसे भी एनपीए होते हैं जहां पर आपने निवेश किया लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहां पे मार्केट क्रैश हो गया, ठीक है। ऐसे हो जाता है, आपने किसी कंपनी में निवेश किया, आपने क्रिप्टो करेंसी की किसी कंपनी को लेंड किया, जैसा अभी वो सिग्नेचर बैंक के साथ हुआ है अमेरिका में, कि आपने क्या किया, आपने क्रिप्टो करेंसी पे आधारित एक कंपनी को उधार दे दिया बहुत सारा। अब क्रिप्टो करेंसी का पूरा धंधा ही बैन हो गया यार, वो क्रैश कर गया, तो उसके कारण बैंक को बहुत सारा एनपीए झेलना पड़ा। आपको ऐसा देखने को मिल सकता है कि किसी कंपटीशन के कारण कंपनी जो है बाजार से बाहर हो जाती है। मान लीजिए कोई कंपनी है, उसने नोकिया को ऋण देके रखा हो लंबे शर्तों पे। आप सोच सकते हो आज से 15-20 साल पहले जब मैं कॉलेज में था, नोकिया के दबदबे का आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। नोकिया जो मोबाइल फोन की कंपनी थी, उसका मोबाइल फोन के सेक्टर में किस तरह का दबदबा था आप अंदाजा नहीं लगा सकते। नोकिया का ही फोन सबके पास होता था, और नोकिया के अलावा बाकी मोटरोला आते थे, वो बेकार घटिया फोन माने जाते थे। अच्छा टिकाऊ शानदार फोन नोकिया का होता था।
नोकिया स्मार्टफोन की दशा में सुधार नहीं कर पाई। यहां पे सैमसंग वगैरह ने आके बाजार लूट लिया, बाजार मार लिया, और नोकिया जो है धीरे धीरे समापन की कगार पे आ गया। तो मान लीजिए 2005 में किसी बैंक ने नोकिया को लंबे समय के लिए 15 साल का लोन दिया हो, 20 साल का लोन दिया हो, यह सोच के अरे नोकिया तो राज करती है भाई कंपनी, ये कहां जा रही है, उसकी अब क्या हालत हो जाएगी? वो बैंक का एनपीए बन गया कि नहीं बन गया? नोकिया तो मतलब कोई फोन खरीदता है नोकिया का, ठीक है, मेरे ख्याल से बनते भी नहीं अब तो, नोकिया बंद भी हो गई शायद, मेरे को पता नहीं क्या सीन है नोकिया का अभी। तो इस तरह से क्या होता है, कई बार मार्केट की दशाएं बदल जाती हैं, ठीक है, कई बार सरकारी नीतियां बदल जाती हैं किसी चीज पर, सरकार नए प्रकार की नीतियां लाती है, नई शर्तें लगाती है, जिससे उद्योग धंधा जो है उसका क्षेत्र पूरी तरह से परिवर्तित हो जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि एनपीए आपको देखने में एक जैसा लगता है, लेकिन एनपीए के पीछे जो कारण हैं वो कई सारे हो सकते हैं, कई सारे कारण इस पे निहित हो सकते हैं, जिसके आधार पे एनपीए से निपटने का तरीका बहुत तरीके का हो सकता है। तो अभी तक हमने समझा कि भाई जो व्यक्ति ऋण ले रहा है उसकी परिस्थितियां अलग हो सकती है, जिस इंडस्ट्री में वो व्यक्ति काम करता है उस इंडस्ट्री की परिस्थितियां एकदम अलग हो सकती हैं, और कई बार मतलब वो व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है कि वो व्यक्ति ठीक ना हो। जैसा आपको पता है बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ऋण लेते हैं लेकिन वापस नहीं देना चाहते, जिनको हम दुराग्रही चूककर्ता कहते हैं, विलफुल डिफॉल्टर। आज पढ़ेंगे हम उनके बारे में आगे। तो ऐसी सारी परिस्थितियां संभव हैं। कई बार क्या होता है कि सरकार की नीतियां इस प्रकार की हो जाती हैं जो किसी क्षेत्र में लाभ करने को बहुत मुश्किल बना देती हैं। जैसे मान लीजिए खास तौर पे ऐसी चीजों में जहां पर बहुत लंबे समय का निवेश होता है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो अब इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके मान लीजिए सरकार की कोई बहुत ज्यादा उत्साहजनक नीति नहीं है, तो अब यार देखिए आपको समझ में आता है ना ये बात, तो कि यार कोई भी सेक्टर जो है वो प्रगति तभी करता है जब सरकार उसको सहयोग करती है। तो अगर मान लीजिए एक सरकार है, उस सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर सहयोग को जम के सपोर्ट किया है, उसने कहा है कि भाई आप प्रोजेक्ट लेके आओ, हम सैंक्शन करेंगे, हम भूमि अधिग्रहण में आपका सहयोग करेंगे, अगर आप पर कोई सरकारी अप्रूवल चाहिए होगा तो आपको हम तुरंत लाके देंगे। ये सारे वादे एक सरकार कर रही है, लेकिन सरकारें तो बदल जाती हैं, चुनाव हुआ, सरकार बदल गई। अब सरकार बदलने के बाद जो नई सरकार आई उसने इन चीजों को समर्थन देना कर दिया बंद। यह संभव है कि नहीं है? यह तो पूरी तरह से संभव है कि कोई नई सरकार आई, उसने कहा कि नहीं यार ये हमारी प्राथमिकता अभी नहीं है, इस क्षेत्र में विकास जो है उसकी ये दशा हमारी प्राथमिकता नहीं है। ऐसा बहुत बार पहले हो चुका है, ऐसा आगे भी हो सकता है। तो कई बार क्या होता है, जो बड़े उद्योग धंधे होते हैं उनका काम जो होता है वो राजनीति या फिर राजनीतिक गतिविधियां या राजनीतिक अस्थिरता से प्रभावित होता है। तो उसमें क्या हुआ, इस बार ना तो देने वाले की नीयत खराब है, ना ही इंडस्ट्री की हालत कोई खराब हुई है, लेकिन सरकार ने अपनी नीतियां इस प्रकार से कर ली कि अब जो है आपको आगे ऋण नहीं मिल रहा है। और अगर आपको आगे ऋण नहीं मिल रहा है, या फिर मान लीजिए रिजर्व बैंक ने टाइटनिंग कर दी, रिजर्व बैंक ने क्या कर दिया, इसकी प्रक्रिया को मुश्किल बना दिया आगे और ऋण लेने की, एवरग्रीनिंग पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी। तो इस तरह की चीजें अगर होती हैं तो आपको जो आगे ऋण मिलने की संभावना है वो कम होती जाती है। और अगर आप पे पहले से ऋण है, आपका प्रोजेक्ट आधा कंप्लीट हो चुका है, आगे आपको ऋण मिल नहीं रहा, तो आपके लिए मुश्किलें बढ़ जाती हैं। तो ये ऋण जो है इसके एनपीए में परिवर्तित होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो हमने अब तक क्या सीखा? हमने अब तक ये सीखा कि एनपीए जो होते हैं हमको इसका, अच्छा ये तो आपको समझ में आ गया ना, इस उत्तर को पहले मेरे को समझाना भी था, इसलिए मैं आपसे अब तक ये चर्चा कर रहा था। समझ में आ गया होगा आपको। तो अब आपको इसमें क्या जानना है? अब देखिए एनपीए, तो अब इसका हम शुरू कैसे करेंगे? इसका हम जो वो लिखेंगे, क्या बोलते हैं, इंट्रोडक्शन जब हम लिखेंगे इस क्वेश्चन का, परिचय लिखेंगे इस उत्तर का, तो इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखना चाहोगे? प्रश्न क्या है? एनपीए से निपटने का कोई एक कारगर तरीका नहीं हो सकता, व्याख्या कीजिए। तो आपको इसमें सबसे पहले यह बताना है, सबसे पहले आप शुरुआत कीजिए एनपीए की परिभाषा से। बेहतर इसका इंट्रोडक्शन यह होता है, जहां पर तकनीकी चीजें हो, हमेशा एक बेसिक परिभाषा से शुरुआत कीजिए कि किसी भी देश की बैंकिंग व्यवस्था में एनपीए वो ऋण माना जाता है जो कि अपने ड्यू डेट के, अपनी देय तिथि के 90 दिन बाद तक, जिसमें किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं किया जा रहा हो, उसको एनपीए का दर्जा दिया जाता है। और सरकारें और केंद्रीय बैंक जो हैं वो एनपीए की समस्या को सुलझाने के लिए कटिबद्ध होते हैं, वो इसके लिए निरंतर प्रयासरत होते हैं।
अब हम आते हैं मेन बॉडी पर कि कोई एक कारगर तरीका क्यों नहीं होता। तो अब हम आते हैं कि भाई एनपीए की समस्या देखने में एक रूप प्रतीत हो सकती है, लेकिन वास्तव में इसके कई प्रकार के कारक हो सकते हैं। उसके बाद हम चाहिए तो फ्लोचार्ट बना दीजिए कि एक व्यक्ति मतलब दुराग्रही चूक करता है, जो व्यक्ति जानबूझकर नहीं दे रहा, या फिर वो व्यक्ति जिसकी औद्योगिक दशा ऐसी है कि वो नहीं देना चाहता। जिसकी औद्योगिक दशा ऐसी है उसमें भी आप कर सकते हैं, सरकारी नीतियों से प्रभावित है, उद्योग की दशा से प्रभावित है, वैश्विक मंदी से प्रभावित है, ऐसा होता है कि नहीं होता, महामारी से प्रभावित है। ऐसे कितने लोग होंगे यार, कोविड के समय में आपको पता है ना कितने सारे एनपीए हो गए थे जिनको सरकार ने कहा कि चलो छोड़ो, अभी इनको हम मोरेटोरियम दे रहे हैं, कुछ महीने ऋण मत दो, कुछ महीने तक आप ब्याज मत दो, कोई बात नहीं। क्योंकि कोविड के समय में यार दुकानें, कुछ काम धंधा चल ही नहीं रहा है, कोई औद्योगिक गतिविधि हो ही नहीं रही है, तो कोई ऋण कहां से वापस करेगा अपना। तो इस प्रकार के आप बता सकते हो कि चूंकि कारण अलग अलग हो सकते हैं और हर कारण का निदान जो है वो अलग तरह से किया जा सकता है, ठीक है, इसीलिए कोई एक इसका उपाय संभव नहीं है। इसके लिए आपको अनेकों नीतियां आपको बनानी पड़ती हैं। उसमें से आप कोई सी भी 2-4 नीतियां उठा लो, सरकार ने इनमें से कुछ इस प्रकार की नीतियां अपनाई हैं। 5-25 के बारे में आप बता दो, है ना, एसेट रिकंस्ट्रक्शन के बारे में आप बता दो, आप और क्या पढ़ लिया है आपने अब तक, है ना, एसेट रिकंस्ट्रक्शन पढ़ लिया है, स्ट्रेटेजिक डेट रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में बता दो, एफडीआर के बारे में, कोई से 2-3 के बारे में आपको बता दो कि इस प्रकार के आप देख रहे हो कि अलग अलग प्रकार के व्यक्ति के लिए अलग अलग नीति जो है वो उपयोगी होती है, ये मतलब काम करती है, ये आपको यहां पे बताना है। और अंत में आप कंक्लूड कैसे करोगे कि एनपीए अपने आप में एक बेहद जटिल समस्या है और किसी भी जटिल समस्या की तरह उसका कोई एक रूप समाधान नहीं हो सकता, बल्कि उसके अनेक समाधान हैं और सबको साथ साथ चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि पहले एक ट्राई करोगे, फिर दूसरा ट्राई करोगे, फिर तीसरा ट्राई करोगे, उसके बहुत सारे समाधान हैं, बहुत सारी संभावनाएं हैं और इन सारी संभावनाओं को एक साथ ही चलना पड़ेगा, तभी जाके आप एनपीए की समस्या का निराकरण जो है वो कर पाओगे। ये आपको यहां पे बताना है, ये आपको उत्तर की आपकी संरचना कुछ इस तरह से होनी चाहिए। ये क्लियर हो गया भाई, एकदम आसान है, स्पष्ट है, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। तो ये हमारे आज के उत्तर की संरचना है। आप में से आप लोगों से मैंने पूछा था कि आप लोग विस्तार से उत्तर जानना चाहते हैं या नहीं जानना चाहते, ठीक है। तो आप में से ज्यादातर लोगों ने मुझे बताया कि आप ये थोड़ा विस्तार से इसको जानना चाहते हो, तो मैं प्रयास ये कर रहा हूं कि कुछ समय जो है मैं केवल आपको पॉइंट्स ना बताऊं, मैं थोड़ी सी उत्तर की संरचना भी बताऊं। उसका एक कारण यह भी है कि यार जो मैं आप लोगों के उत्तर देख रहा हूं, आप लोग लिख रहे हो, जो इवैल्यूएशन वाला जो हमने ग्रुप बनाया है उसमें यार हो क्या रहा है कि आपके उत्तर जो है वो टू द पॉइंट तो हैं, लेकिन वो इंटेलिजेंट नहीं लग रहे। मतलब इंटेलिजेंट उत्तर क्या होता है, जहां पे आप कायदे से आर्ग्यू भी कर पाओ। टू द पॉइंट ये होता है कि आपसे जो पूछा गया आपने वो बता दिया। इंटेलिजेंट उत्तर वो होता है जहां पर आप एक कोई अच्छा आर्ग्यूमेंट भी दे पाओ कि ये इसका आर्ग्यूमेंट है। वो प्रैक्टिस से आ जाएगा, उसको डरिए मत, उसको लेके चिंतित मत होइए, लिखना मत छोड़िए, प्रयास करना मत छोड़िए, ये आपको ग्रेजुअली आ जाएगा। इसमें ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप करते रहोगे तो ये सॉल्व हो जाएगा, लेकिन उस पर थोड़ा परिश्रम, थोड़ा हमको काम इस पे और करने की आवश्यकता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, मेरा टेलीग्राम चैनल आपको पता है जिसपे आपको प्रेजेंटेशन मिल जाएगी, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, ये मेरा ईमेल आईडी है, इन सारी तरीकों से आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं एकदम। ये वाला ग्राफिक मैंने हटाया नहीं, कल भी था, तो आपको मैंने आज बस ये ग्राफिक दिखाने भर के लिए रखा है। इस पर ज्यादा चर्चा आज हम करेंगे नहीं, क्योंकि हम इस पर आगे अपने आप खुद से बढ़ ही गए थे, ठीक है। तो कल तक हमने बात करी थी एनपीएस से निपटने के कुछ तरीकों की, आज हम एनपीएस से निपटने के कुछ और तरीकों की बात करेंगे, ठीक है। तो आज हमारे पास जो पहला तरीका है वो क्या है, दबाव वाली संपत्तियों के लिए स्थायी संरचना के लिए योजना, ठीक है। इसको आसान नाम जो है वो है S4A। S4A, S4A का मतलब क्या है, S S S S A, 4 बार S आएगा फिर A आएगा, ठीक है। S4A नाम से बुलाया जाता है। आपको कई बार परीक्षाओं में भी मिल जाएगा, किताबों में भी मिल जाएगा कि S4A के बारे में बात की गई है। तो S4A बहुत ही यूज टर्म है, बहुत ही कॉमन शब्दावली की तरह अब S4A का प्रयोग किया जाता है। गला जो है अभी आजकल ये नया वायरल कुछ फैले हुए हैं, ये बुखार चला जाता है, लेकिन जो होता है ना गला,
ठीक ही नहीं होता यार। अब कितनी भी दवाइयां खा लीजिए, दिक्कत यह है, मैं एक डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने बोला कि आप कम बोलिए। मैंने कहा सर मेरा पेशा इस तरह का है कि मैं गले को आराम नहीं दे सकता, मुझे कहा गया कि गले को आराम देने का प्रयास कीजिए। मैंने कहा नहीं सर ये नहीं हो सकता। तो मैं जनरली ये कोशिश करता हूं कि आपके लेक्चर्स के अलावा मैं बहुत कम बोलता हूं पूरे दिन में, मैं ये कोशिश जरूर करता हूं। खैर चलिए, तो S4A क्या है? स्कीम फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्ट्रेस्ड असेट्स। ठीक है, स्कीम यानी कि योजना, सस्टेनेबल यानी कि स्थायी, स्ट्रक्चरिंग यानी कि संरचना, स्ट्रेस्ड यानी कि दबाव वाली, यानी कि आपके जो दबाव वाले एसेट्स हैं, आपके जो दबाव वाली संपत्ति है, उसको हम रिस्ट्रक्चर कैसे करें, उसकी एक स्थायी योजना जो है उसको हम बुलाते हैं S4A। ठीक है, अब S4A में क्या होता है? S4A जून 2016 में आया और यहां पे क्या होता है, बैंक खुद यह निर्णय नहीं लेता, बैंक स्वयं यह निर्णय नहीं लेता, बैंक किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी को नियुक्त करता है। क्योंकि ये सब चीजें इसलिए जरूरी हैं, मैंने आपको बताया था ना, कई बार इन सारी प्रक्रियाओं में बैंकों की अपनी भूमिका भी संदिग्ध होती है। पहला कारण तो यह है। दूसरा कारण यार यह है कि जहां पे आपका अपना पैसा लगा होता है वहां पर आप थोड़े तो भावुक हो जाते हो ना, आपसे एकदम परफेक्ट रैशनैलिटी की उम्मीद नहीं की जा सकती। अगर आपने खुद ने निवेश किया हुआ है तो आपको लगेगा कि नहीं यार ठीक हो जाएगा, ऐसा क्या ही प्रॉब्लम है, जबकि एक बाहरी संस्था जो है वो आके आपको साफ साफ बता देगी कि सर आपका निवेश हो गया है खराब, आपके पैसे गए हैं डूब, आप अब जल्दी जल्दी कदम उठा लो। ठीक है, तो बाहरी संस्था की इसलिए कई बार इसमें आवश्यकता पड़ती है। तो यहां पे क्या होता है, एक स्वतंत्र एजेंसी आप लेके आओगे, उसकी सहायता से आप निर्णय लोगे कि एक कंपनी के कितने दबाव युक्त ऋण को वो वहन कर सकता है, बाकी हिस्से को इक्विटी में बदल दिया जाता है। होता वही है जो हमने पिछली स्कीम में पढ़ा था, बस इस बार निर्णय बैंक नहीं ले रहा है, वो एक स्वतंत्र एजेंसी को काम दे रहा है कि यार मैं एक बैंक हूं, मैंने ये कंपनी ए को 500 करोड़ का लोन दे रखा है, तो अब आप मुझे यह बताओ कि इन 500 करोड़ में से कितने परसेंट को तो मैं इक्विटी में बदल दूं और कितने परसेंट को मैं लोन के तौर पे जारी रखूं। अब जो इक्विटी में बदल गया उसका मेरे जो दिल में आएगा मैं करूंगा, ये याद रखिएगा, जैसे मैंने आपको पहले पढ़ाया था। ठीक है, और लोन जो है वो लोन की तरह जारी रहेगा। तो यह निर्णय जो है ये मैं नहीं करता, एक सस्टेनेबल निर्णय लेने के लिए मैं एक बाहरी संस्थान को नियुक्त करता हूं और वो बाहरी संस्थान मुझे अपनी अनुशंसाएं देता है, अपनी रिकमेंडेशन देता है, वो कोई ऑडिट एजेंसी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, और उसके आधार पे मैं ये निर्णय जो है ये लेता हूं। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब आते हैं यार हमारे देश के विजय माल्याओं पे। विजय माल्या हमारे देश के उन लोगों पर जिनको हम बुलाते हैं विलफुल डिफॉल्टर, यानी कि दुराग्रही चूक करता। तो यार नाम से क्या लगता है, दुराग्रह मतलब बुरा आदमी यार, जो बुरा आग्रह कर रहा हो, विलफुल। ठीक है, तो ये वो आदमी है जो जानबूझकर ऋण नहीं चुका रहा है। देखिए मैं आपको पहले भी मैंने आपको समझाया था कि जब भी आप ऋणों के मामले में यह देखोगे कि ऋण नहीं चुकाया जा रहा है, जो आपको कल वाला प्रश्न भी मैंने दिया था, आपको यह बात याद रखनी है कि सारे डिफॉल्टर को एक जैसा नहीं मानना है। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद रखनी है। आप सारे डिफॉल्टर को एक मानोगे तो आपका इकोनॉमिक्स का जो लॉजिक है वो गलत हो गया, आपका जो बेसिक लॉजिक है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया। आपको याद ये रखना है कि ऐसा कौन सा डिफॉल्टर है जिसकी परिस्थितियां खराब हैं और वो नहीं दे सकता। भाई ठीक है, ऐसा होता है, धंधा है, बिजनेस है, हो जाता है कभी कभी, पर ऐसा कौन सा डिफॉल्टर है भाई जो दे सकता है लेकिन दे नहीं रहा। ठीक है, तो ये जो व्यक्ति है जो दे सकता है पर दे नहीं रहा, इसको हम कहते हैं विलफुल डिफॉल्टर, जो अपने विल से डिफॉल्ट कर रहा है। समझ रहे हो कि जिसकी इच्छा है, विल है जिसकी, कि जिसका दुराग्रह है कि मैं तो डिफॉल्ट करूंगा ही करूंगा, मैं तो ये चूक करूंगा ही करूंगा, इसको हम कहते हैं विलफुल डिफॉल्टर। ठीक है, इसकी आरबीआई की परिभाषा क्या है? आरबीआई ने इसकी परिभाषा दी है। यह परिभाषा क्या है जो आरबीआई ने दी है? कि उसके पास वित्तीय स्थिति है लेकिन ऋण चुका नहीं रहा है। ठीक है, पैसे हैं मतलब यार, मतलब सीधी सीधी एग्जांपल विजय माल्या का एग्जांपल है ना यार, वो लंदन में भी यार वो बंगले में ही रह रहा है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो उसके पैसे खत्म हो गए तो वो ऐसे सड़क पे कहीं खाली बैठा हुआ है। लंदन में भी वो बंगले में ही रह रहा है, सबसे अमीर लोगों के इलाके में, वहां के बड़ी बड़ी पार्टियों में जा रहा है, वहां पर वो पोर्शा कार से घूम रहा है, वो सारी अय्याशी अब भी है। यानी कि पैसे हैं उसके पास
लेकिन वो नहीं चुका, नहीं देने उसको यार। तो अब क्या है, ये हो गया एक विलफुल डिफॉल्टर वाला केस, कि ऐसा नहीं है कि उसके पास पैसे की कोई समस्या है, पैसे हैं उसके पास देने लायक, लेकिन वो नहीं दे रहा। हो सकता है इनमें से कई लोगों के पास सारे पैसे ना हो, लेकिन कम से कम इतने तो हैं कि वो एनपीए में परिवर्तित ना हो जाए। अगर उसके पास 100 करोड़ का लोन है मान लीजिए उदाहरण के लिए, तो वो 1, 2, 5 करोड़ कुछ तो दे सकता है ताकि पेमेंट चालू रहे। ठीक है, तो ये तो है कि वित्तीय स्थिति है उसके पास, परिस्थितियां इस प्रकार की हैं, वो पेमेंट कर सकता है लेकिन कर नहीं रहा है। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, विलफुल डिफॉल्टर में अक्सर लोग पहली कंडीशन मान के चलते हैं कि हाँ ये है, ये विलफुल हो गया, लेकिन इसके अलावा और भी होता है। ठीक है, धन जिस काम के लिए लिया गया उसका अन्यत्र प्रयोग किया जा रहा है। देखिए इस बात को समझिए, विलफुल डिफॉल्टर का मतलब केवल इससे नहीं है कि वो व्यक्ति पैसे वापस नहीं दे रहा है, इसका मतलब इस बात से भी है कि उसने आपके दिए पैसे के साथ गड़बड़ियां की हैं। तो यह बहुत आवश्यक है। बैंक ने आपको ऋण दिया कि आप यार अपनी इस कंपनी में लगाओ। एक व्यक्ति की 2 कंपनी हो सकती हैं, यह बहुत कॉमन घोटाला है भारतीय कॉर्पोरेट सेक्टर में, बहुत बार पकड़ा गया है। ठीक है, आपकी 2 कंपनी हो सकती है, ए और बी। ठीक है, यह हो सकता है बैंक ने आपको कंपनी ए के लिए ऋण दिया। ठीक है, आपने क्या किया, उस पैसे को कंपनी बी में लगाना शुरू कर दिया। यह हो सकता है, यानी कि, और आप उसका कुछ और कर सकते हो, आपने उससे बंगले खरीद लिए, आपने उससे गाड़ियां खरीद ली, आपने उससे स्टॉक्स खरीद लिए, शेयर खरीद लिए, कुछ भी और कर दिया। यानी कि बैंक ने आपको जिस मकसद के लिए, जिस लक्ष्य के लिए वो ऋण दिया था, आपने उसके अलावा कहीं और उसका प्रयोग कर दिया, तो ये विलफुल डिफॉल्ट कहलाता है। तो ये भी जो है विलफुल डिफॉल्टर होने की परिभाषा के अंतर्गत आता है। इसके अलावा जब आपने लोन लिया था तो आपने कुछ सिक्योरिटी रखी होगी। तो मान लीजिए मैंने लोन लिया, लोन लेते समय मैंने बैंक को क्या दिखाया, भाई बैंक को आपको कुछ एविडेंस देना पड़ता है ना कि हाँ भाई मैं दे दूंगा। तो आपने क्या एविडेंस दिखाया, मैंने दिखाया कि देखो भाई मेरा बंगला है इतना बड़ा, है ना, तो मैं तो है अब ये लोन ले सकता हूं। तो बैंक ने बंगला देखा, कागज वागज चेक किए बंगले के, सही बात है, गिरवी नहीं रखा, याद रखिएगा गिरवी नहीं रखा, बैंक ने चेक किया कि हाँ भाई ठीक है आपकी परिस्थितियां ठीक है, आप भी कोई लोन लेते हो तो बैंक थोड़ा ना चीजें गिरवी रखता है आपसे बहुत ज्यादा। ठीक है, बैंक ने आपको लोन दे दिया। अब वो लोन लेने के बाद जिस चीज को मैंने दिखाया था या फिर जिस चीज को मैंने बैंक के पास गारंटी के तौर पर रखा था, उस चीज को मैंने बेच दिया। जो बंगला मैंने बैंक को दिखाया था कि देखो भाई मेरे पास तो ये 100 करोड़ का बंगला है, मेरे को आप 100 करोड़ का लोन दे दो, बैंक से 100 करोड़ ले लिए, उसके बाद उस चीज को मैंने बेच बाच के खत्म किया। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, यह भी एक विलफुल डिफॉल्ट का संकेतक माना जाता है। जिस संपत्ति के एवज में मैंने ऋण लिया उसको मैंने बेच दिया है। ठीक है, तो यह भी एक, कई बार गिरवी रखी चीज को भी लोग बेच देते हैं, ऐसा भी हो जाता है। तो यह भी क्या है, यह भी एक प्रकार का संकेतक है कि जो व्यक्ति है वो विलफुल डिफॉल्टर बनने वाला है, वो दुराग्रही चूककर्ता है। अब इसमें दुराग्रही चूककर्ता से संबंधित 2 महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, इसको समझ लीजिए। एक होती है डाइवर्जन ऑफ फंड और एक होती है साइफनिंग ऑफ फंड। ठीक है, इनको समझ लीजिए, छोटा सा फर्क है दोनों में केवल। डाइवर्जन ऑफ फंड क्या होता है, आपको अभी अभी बताया। डाइवर्जन ऑफ फंड यह है कि छोटे समय के लिए ली गई चल पूंजी का लंबे समय की पूंजी के लिए इस्तेमाल करना। ठीक है, मतलब मैं बैंक के पास गया, मैंने कहा सर मेरी कंपनी है, अपनी कंपनी को चलाने के लिए मुझे 50 करोड़ रुपए का लोन चाहिए, भाई इंप्लॉइज की सैलरी देनी है, मेरी कंपनी जो है, भाई मैं आपको हमेशा एग्जांपल देता हूं कि मैंने अपनी कोचिंग क्लास खोलने की सोची कि मैं अतुल जैन क्लासेस नाम से कोचिंग क्लास खोलूंगा। ऐसा खोल नहीं रहा हूं, बस खाली एग्जांपल दे रहा हूं। ऐसा नहीं कि कल को आप मुझे मैसेज करो सर अतुल जैन क्लासेस में एडमिशन कहां से मिलेगा, एग्जांपल दे रहा हूं केवल। ठीक है, तो मैंने सोचा कि मैं कोचिंग क्लास खोलूंगा एक अपनी, और उसके लिए मैं बैंक के पास गया। मैंने कहा सर मेरे को स्टाफ रखना पड़ेगा, ये मैं ऑनलाइन अगर पढ़ाऊंगा तो मेरे को जो एडिटर होंगे, ये सब लोग इंटरनेट जो टेक वाला काम मैनेज करेंगे, ये सब लोग रखने पड़ेंगे, मेरे को 25-30 लोगों का स्टाफ लगेगा। तो मेरे को ऐसे 15 लाख रुपए का मान लीजिए खर्चा है मेरा महीने का, तो मेरे को 10 करोड़ रुपए का लोन चाहिए। मैं बैंक के पास गया, बैंक ने देखा वेखा कि हाँ भाई सही है, चल जाएगी इनकी क्लास, तो इनको हम लोन दे देते हैं। बैंक ने मेरे को लोन दे दिया। अब वो लोन लेकर मैंने 10 करोड़ का लोन लिया,
ये लोन मुझे क्यों दिया गया था? ये लोन मेरे को दिया गया था अपनी कंपनी का छोटे समय के लिए चल पूंजी के तौर पे दिया गया था, है ना। ये क्यों दिया गया था? कि मैं इस पैसे को खर्च करूं अपनी कंपनी को चलाने में। ये बात सही है, इसलिए दिया गया था। मैंने क्या किया, इस 10 करोड़ रुपए से मैंने एक बड़ा सा बिल्डिंग खरीद लिया और बाहर, भले ही मैंने कंपनी के लिए लिया, अपने लिए नहीं लिया, अपनी कंपनी के लिए लिया। मैंने उसके बाहर बोर्ड लगा दिया, अतुल जैन क्लासेस, है ना। मैंने वो एक भवन खरीद लिया, एक बिल्डिंग खरीद ली, ठीक है। भले ही वो कंपनी के नाम पे लिया, मेरे नाम पे नहीं है, कंपनी का ही है। यानी कि मैंने धन का प्रयोग अपने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए नहीं किया, कंपनी के लिए ही किया। लेकिन जिस लक्ष्य से, जिस औचित्य से मैंने ये वो लिया था, उस औचित्य पर खर्च नहीं किया, किसी अन्य मकसद पे खर्च कर दिया। समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, इसको हम कहते हैं डाइवर्जन ऑफ फंड। यानी कि सामान्यतः भवन आदि, ये कंपनी में बहुत कॉमन होता है कि वो क्या करते हैं, लोन वोन ले लेते हैं, फिर वो बच जाता है, सबको लगता है रियल एस्टेट में पैसे लगा देते हैं, तो सब लोग बिल्डिंग खरीद लेते हैं, घर, बंगलो, ऑफिस, ये सब खरीद लेते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने भवन खरीद लिया। तो आपने क्या किया, आपने ऐसी जगह निवेश कर दिया जिसके लिए तो ऋण लिया ही नहीं गया भाई। यानी कि मैंने पैसा लगा दिया ऐसी जगह पे जहां के लिए मैंने ऋण नहीं लिया। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि देखो, दुनिया का कोई भी निवेश जो होता है उसमें होते हैं खतरे। ये बात सही है कि नहीं, मानते हो कि नहीं? दुनिया में ऐसा कोई निवेश नहीं है जो ये कह दे कि भाई मेरे में तो 1% भी खतरा नहीं है। और ये बैंक के साथ थोड़ा गलत हो गया कि नहीं हो गया? मतलब बैंक ने आपको पैसे किसी और काम के लिए दिए थे ना। आपको पैसे देते समय बैंक ने वहां पे कितने खतरे हैं उसका असेसमेंट किया था, आपने कहीं और लगा दिया उन पैसों को। भले ही आपने ऐसे अय्याशी नहीं करी उन पैसों की, आपने लगाए कंपनी के काम में, लेकिन बैंक ने आपको उस काम के लिए नहीं दिए थे। तो इसीलिए यह भी एक प्रॉब्लमैटिक चीज मानी जाती है, यह भी एक समस्याप्रद चीज मानी जाती है, जहां पर एक ऐसी जगह आप निवेश कर दो जो आपने जिस मकसद से ऋण लिया है उस मकसद से अलग हो। तो डाइवर्जन ऑफ फंड जो है, धन का पथांतरण, ये जो है ये समस्याप्रद माना जाता है, लेकिन तब भी ये उतना आपराधिक नहीं माना जाता, क्योंकि यार आपने घोटाला नहीं किया है ना कोई। ये तो यहां पे क्लियर हो गया ना कि ऐसा कोई घपला घोटाला आपने नहीं किया है, ऐसी कोई गड़बड़ नहीं की कि आपने कंपनी के पैसे लिए, अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए और भाग गए, ऐसा आपने नहीं किया। ठीक है, ये आपने नहीं किया। आपने क्या किया, आपने कंपनी के लिए ही, आपको करना क्या था, उससे स्टाफ की सैलरी देनी थी, कुछ और करना था, आपको पैसा कहीं और खर्च करना था, आपने उससे बिल्डिंग खरीद डाली कंपनी के नाम पे, तो आपने कंपनी के लिए कहीं और निवेश कर दिया, लेकिन बैंक ने आपको उस मकसद के लिए, उस लक्ष्य के लिए धन नहीं दिया था। यह क्लियर हो गया भाई आपको? इसमें कोई समस्या नहीं है। अब एक बार आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो है उसको हम कहते हैं बेईमानी से धन का स्थानांतरण या फिर साइफनिंग ऑफ फंड्स। ठीक है, साइफनिंग ऑफ फंड्स क्या होता है यार? साइफनिंग ऑफ फंड्स ये होता है कि आपको बैंक ने जिस चीज के लिए ऋण दिया, आपको कंपनी ए के लिए ऋण दिया गया, आपने उस पैसे को ऐसी जगह खर्च कर दिया जिसका कंपनी ए से तो किसी भी तरह का कोई लेना देना है ही नहीं। मतलब मुझे क्या, जैसे एक एग्जांपल मुझे याद आ रहा है, अभी बहुत साल पहले हुआ था, ये सत्यम कंप्यूटर्स करके बहुत बड़ी कंपनी हुआ करती थी, सत्यम कंप्यूटर्स। तो उसके फाउंडर थे रामलिंगा राजू, बहुत बड़े आदमी थे। मतलब सत्यम कंप्यूटर्स वो भारत में इन्फोसिस और टीसीएस के बाद शायद सबसे बड़ी कंपनी थी, और विप्रो, मतलब ये 4 बड़ी कंपनियां भारत में मानी जाती थी कंप्यूटर्स की, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो और सत्यम कंप्यूटर्स। ये 4 जो हैं, 4 बड़े सॉफ्टवेयर कंपनियां भारत में मानी जाती थी। ये भारत का सॉफ्टवेयर का बिग 4 माना जाता था। तो इसके जो मालिक थे सत्यम कंप्यूटर्स के, रामलिंगा राजू साहब, वो गिरफ्तार हो गए थे। गिरफ्तार क्यों हुए थे आपको समझाता हूं एकदम संक्षिप्त में, कि रामलिंगा राजू साहब की एक कंपनी थी सत्यम, ठीक है, और उनके सुपुत्र की, यानी कि उनके परिवार की ही एक और कंपनी थी मेटस। सत्यम को ही उल्टा स्पेलिंग कर दो तो मेटस बन जाता है। ठीक है, मेटस जो थी वो प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट वगैरह में डील करती थी, उनका बेटा जो है इसको संभालता था। अब सत्यम कंप्यूटर्स में मान लीजिए रामलिंगा राजू और उनके परिवार का 10% शेयर था। मेरे को एग्जैक्ट डेटा याद नहीं है, कोई आपको याद करने की आवश्यकता भी नहीं है, बस आपको ऐसे ही बता रहा हूं। मेटस में मान लीजिए, मेटस एक बहुत छोटी कंपनी थी अपेक्षाकृत तौर पे,
उसमें रामलिंग राजू और उनके परिवार का मान लीजिए 50% शेयर था। तो रामलिंग राजू साहब जिस चीज के लिए गिरफ्तार हुए, जिस चीज के लिए वो जेल गए, वो अपराध क्या था? इन्होंने सत्यम कंप्यूटर के नाम पर जो मार्केट से पैसा, अब सत्यम बड़ी प्रतिष्ठित कंपनी थी, सत्यम तो यार बहुत पुरानी कंपनी है और बहुत ही प्रतिष्ठित है, भारत की 4 सबसे बड़ी कंपनियों में आती है, ऐसे हजारों करोड़ का टर्नओवर है, दुनिया भर में क्लाइंट्स हैं, तो सत्यम कंप्यूटर को तो कोई भी ऋण दे देगा, कोई डाउट ही नहीं है उनको। तो रामलिंग राजू साहब सत्यम के नाम पे बहुत सारा पैसा उठाते थे कि सत्यम में प्रयोग करेंगे, देने वाले तुरंत देते भी थे, हाँ भाई अच्छी बात है, सत्यम कंप्यूटर को दे देते हैं पैसा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद वो क्या करते थे, इस पैसे को चुपचाप से मेटस में ट्रांसफर करने लगे। ऐसा क्यों कर रहे थे? शायद मेटस को उतनी आसानी से पैसा नहीं मिलता होगा। मेटस एक तो एक ज्यादा खतरनाक क्षेत्र में डील करती थी, रियल एस्टेट में, प्रॉपर्टी में, जो कि उतना थोड़ा ज्यादा जोखिम भरा धंधा होता है, और उतनी बड़ी कंपनी वो थी भी नहीं, तो ये मेटस को वो पैसा ट्रांसफर करने लगे। अब सोचिए, मैं एक ऋणदाता हूं, मैंने सत्यम कंप्यूटर को ऋण दिया था, मेटस का तो सत्यम से कोई लेना देना है नहीं ना, मालिक कॉमन है बस, लेकिन कंपनी वाइज तो हर कंपनी एक व्यक्ति जैसी होती है, तो सत्यम एक अलग व्यक्ति है, मेटस एक अलग व्यक्ति है। मैंने पैसे तुम्हें दिए, किसी और ने वो पैसे चुपके से उसको दे दिए और वो इनका उपयोग कर रहा है, तो इसको हम कहते हैं साइफनिंग। यह होता है कि आपने धन का ऐसी जगह उपयोग जिसका ऋण से कोई संबंध ही ना हो, यह कहलाती है साइफनिंग। कि मेटस को तो मैं जानता ही नहीं ना, ये कौन है यार, ये मेरे पैसे का क्यों प्रयोग कर रहा है, ठीक है। इसमें एक व्यक्तिगत भ्रष्टाचार भी है। मान लीजिए सत्यम में 100 करोड़ रुपए, एग्जांपल देता हूं, सत्यम में 100 करोड़ है, तो सत्यम की वैल्यूएशन 100 करोड़ बढ़ेगी, तो सत्यम में रामलिंग राजू साहब का 10% ही स्टेक है। ये 100 करोड़ जैसे ही मेटस में आ गए तो रामलिंग राजू साहब के तो 50 करोड़ हो गए ना, 50% उनकी कंपनी है। तो ये व्यक्तिगत भ्रष्टाचार भी था इसमें, वो एक आगे चलिए, उसकी कोई जरूरत नहीं अपने को बात करने की। लेकिन यहां पे होता क्या है कि मैंने मान लीजिए कंपनी के फंड से अपने लिए खर्चा कर दिया, किसी ने कंपनी में निवेश किया, कंपनी को पैसा दिया, मैंने वो पैसा लेकर अपने लिए कुछ चीजें खरीद ली। अब यार व्यक्ति ने मुझे तो ऋण नहीं दिया था ना, कंपनी को ऋण दिया था, तो उसके लिए जो खर्चा है, जो निवेश है, वो कंपनी में किया जाना चाहिए था। यानी कि जो भी यहां पर किया जा रहा है उसका कंपनी से कोई लेना देना किसी भी प्रकार का नहीं है, ठीक है भाई। तो ये हुआ आपका साइफनिंग ऑफ मनी का प्रॉब्लम। और साइफनिंग ऑफ मनी जो है, ये मतलब ये शुद्ध भ्रष्टाचार है, इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है कि ये भाई चलो आपने कंपनी के लिए ही कुछ दूसरी चीज खरीद ली, जैसे हमने डाइवर्जन ऑफ फंड्स में पढ़ा था। डाइवर्जन ऑफ फंड्स में क्या था कि आपको जिस चीज के लिए पैसा दिया गया, आपने उसके लिए प्रयोग नहीं किया, आपने किसी दूसरे आशय में खर्च कर दिया, लेकिन किया कंपनी के लिए ही, आपने और कुछ नहीं किया। साइफनिंग जो है एकदम पूरी तरह से इलीगल है, पूरी तरह से गैर कानूनी है। आपने एक ऐसी जगह पैसा खर्च कर दिया जिसका कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। मतलब ये तो है ना, आपने ऋण लिया किसी और काम के लिए और आपने उस ऋण के साथ आपने उसका किसी एक अन्य प्रकार से प्रयोग कर लिया। एक बहुत ही शानदार फिल्म मेरे को याद आ रही है, मैं हमेशा आपको फिल्मों के एग्जाम्पल देता हूं, आज भी देता हूं इस बात का। तो एक बहुत बढ़िया पिक्चर मेरे को याद आ रही है, एक फिल्म आई थी सारे जहां से महंगा, उसमें संजय मिश्रा मेरे ख्याल से थे, सारे जहां से महंगा नाम की फिल्म आई थी। वहां पर क्या था, एक सरकार ऐसी योजना चलाती है कि आपको अगर दुकान खोलनी है तो दुकान खोलने के लिए 2-3 लाख रुपए का कुछ कर्ज आपको दिया जा रहा था। और वो जो थे, उनका परिवार महंगाई से बड़ा परेशान था कि भाई आज जो चीज 2-3 लाख रुपए की है, या जो चीज 10 रुपए की है, वो 15 की हो जाती है, फिर 20 की हो जाती है। तो उन्होंने अपना दिमाग लगाया कि हम एक काम करते हैं, दुकान के नाम पे लोन ले लेते हैं और उससे सारा सामान खरीद के भर भी लेते हैं, पर किसी चीज को बेचेंगे ही नहीं, हर चीज अपने खुद के प्रयोग में लाते रहेंगे। क्योंकि आज हमने जो सामान 3 लाख का खरीदा, वो अगर हमारा 3 साल चलता है मान लीजिए, तो अगर हम उसको बाजार से खरीदते रहेंगे तो निश्चित तौर से वो 4 या 5 लाख में हमको मिलेगा, तो हमारी यहां से बचत हो जाएगी। ये क्या हुआ, ये साइफनिंग का उदाहरण हुआ कि आपने लोन किया किस चीज के लिए था, दुकान के लिए लिया था, आपने उसे बिल्कुल किसी एक ऐसी चीज पे खर्च कर दिया, अपने घर परिवार का खर्चा चलाने पर, जिसका उस लोन से कोई मतलब नहीं था। ये डाइवर्जन नहीं है। डाइवर्जन है कि आप दुकान में ही सामान की जगह आप एक अच्छा सा दुकान के लिए ही कुछ खरीद लेते, तो वो डाइवर्जन कहलाता। लेकिन साइफनिंग क्या है कि आपने जहां खर्चा किया उसका दुकान से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ये जो है
ये पूरी तरह से एक तरह से बेईमानी वाली बात होती है, ये पूरी तरह से अनैतिक है, पूरी तरह से गैर कानूनी भी माना जाता है। और निश्चित तौर पे ये कंपनी के वित्तीय हितों के भी खिलाफ है कि कोई भी कंपनी जो है, आपने उसका पैसा लेके कहीं और खर्च कर दिया ना यार, तो कंपनी को तो नुकसान ही हो गया ना, तो सत्यम को तो नुकसान ही हो रहा था ना भाई इसके कारण। तो ये जो है ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। दुराग्रही चूककर्ता घोषित होने की प्रक्रिया, विलफुल डिफॉल्टर आप कैसे डिक्लेयर किए जाते हो? कोई भी व्यक्ति विलफुल डिफॉल्टर कैसे बनता है? देखिए, सबसे पहले इस प्रकार की कोई भी घोषणा किए जाने में कभी भी यह नहीं देखा जाता कि यार आपने आज एक पेमेंट मिस कर दिया तो कल आपको हमने विलफुल डिफॉल्टर घोषित कर दिया, ऐसा नहीं किया जाता। आदमी का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाता है। ये तो हर चीज में है ना लाइफ में, कि व्यक्ति का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाता है। ये बात सही है कि नहीं है कि यार आपने जीवन में अगर 100 ऋण लिए हैं, उन 100 में से आपने 99 को सही तरीके से समय पर दिया है, आपने जो है उसमें कोई धांधलेबाजी नहीं की है, कोई गड़बड़ नहीं की है, तो यह मानने का पर्याप्त आधार है कि आप विलफुल डिफॉल्टर दरअसल हो नहीं, किसी कारणवश आपको ऐसा करना पड़ रहा है। ठीक है, ये एक व्यवस्था है। तो आपका ट्रैक रिकॉर्ड जो है यह आपको हमेशा देखा जाता है, यह आप याद रखिएगा। ऐसा नहीं होता है, तो कई बार व्यापारी ऐसा कहते हैं, उद्योगपति ऐसा कहते हैं, अरे देखिए मैं तो इतना अच्छा था, मैं इतना बड़ा व्यापारी था, उद्योगपति था, एक बार मेरे से क्या गड़बड़ हो गई, मेरे को ऐसा बना दिया गया। ऐसा कभी नहीं होता, वो सब झूठ बोल रहे हैं। विलफुल डिफॉल्टर डिक्लेयर करते हुए आपका पास्ट का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाता है। तो आप देखेंगे कई बार ऐसा होता भी है कि बहुत सारे उद्योगपति होते हैं जिन पर बकाया होता है और वो दे नहीं रहे होते हैं, लेकिन तब भी उन्हें विलफुल डिफॉल्टर डिक्लेयर नहीं किया जाता क्योंकि उनका पास्ट का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। तो एक बार उनसे समझने का प्रयास किया जाता है कि भाई क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या समस्या चल रही है, इससे कैसे उबरा जाए। ठीक है, दूसरा ये एक प्रक्रिया है, तो इसमें इनको अपनी सफाई देने का मौका मिलता है। तो जो भी व्यक्ति है जिसको विलफुल डिफॉल्टर घोषित किया जा रहा है, उसको यह अवसर मिलता है कि वो व्यक्ति आए और वो ऐसा क्यों कर रहा है ये बात बैंक को बताए। ये बात जो है, ये निष्कर्ष आपको वो ऐसा वो क्यों कर रहा है, इसके कारणों की चर्चा करे। और तीसरा यह है, पूंजी कम से कम 25 लाख की होनी चाहिए। 25 लाख रुपए से अगर कम का ऋण है तो विलफुल डिफॉल्टर जैसी कोई व्यवस्था उसमें नहीं होती है। ठीक है, 3 शर्तें हैं इसकी, 3 बहुत ही बेसिक सी मूलभूत सी शर्तें हैं जिनको आप याद रखें। ठीक है, विलफुल डिफॉल्टर अगर आप घोषित हो गए तो फिर आप पर क्या क्या प्रतिबंध लग जाते हैं, आप पर क्या क्या समस्याएं आ जाती हैं, एक बार इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप विलफुल डिफॉल्टर बन गए तो आप पूंजी बाजार में भाग नहीं ले सकते, इस पर रोक लग सकती है। यानी कि आप शेयर बाजार इत्यादि जो होता है, पूंजी बाजार जो होता है, उसमें आप पर आपके भाग लेने पर 5 साल तक की रोक लगाई जा सकती है। ठीक है, मतलब या फिर इस पर रोक लगाई जा सकती है। इसके अलावा किसी भी नए उपक्रम के लिए ऋण लेने पर 5 साल तक की रोक लग सकती है। कि मान लीजिए आपने एक कंपनी में तो कर दिया विलफुल डिफॉल्ट और आप अपनी एक दूसरी कंपनी खोल के बैठ गए और उसके लिए आप बैंक के पास गए कि सर ये मेरी दूसरी कंपनी है, इसके लिए मेरे को लोन चाहिए, तो आपको किसी अन्य कंपनी के लिए लोन नहीं मिलेगा। ऐसा प्रावधान किया जा सकता है अगले 5 वर्षों के लिए कि अगले 5 वर्षों तक आपको अगले किसी भी चीज के लिए लोन नहीं मिलेगा। यह प्रावधान करना संभव है। संस्थाएं जो है वह वसूली की कार्रवाई जैसे चाहे शुरू कर सकती हैं। अगर आप एक बार विलफुल डिफॉल्टर डिक्लेयर हो गए तो फिर आप पर कानूनी कार्यवाही करनी है तो कानूनी, वित्तीय कार्यवाही करनी है तो वित्तीय, जिस भी प्रकार की कार्यवाही करके आपसे उस ऋण की वसूली की जानी संभव है, यह संस्थान वो काम करेंगे। ठीक है, संस्थान उस काम को निश्चित तौर पे करेंगे। और इसके अलावा डिफॉल्ट से संबंधित व्यक्ति को किसी दूसरी कंपनी के बोर्ड में शामिल होने से रोका जा सकता है। ऐसा अक्सर होता है कि आप देखेंगे कि कोई उद्योगपति है, कोई एक कहीं का सीईओ है, वो अन्य भी कई कंपनियों के बोर्ड में सदस्य के तौर पे नामित होता है। आपने देखा होगा ना ये तो कि यार अर्बन कंपनी के बोर्ड में जोमैटो का सीईओ शामिल है। अभी ऐसे आपने पढ़ते रहते होंगे, न्यूज आती रहती है। तो बोर्ड्स में यही होता है कि यार ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, और बड़ी बड़ी टाटा का जो अभी सीईओ था वो इसके पहले उस कंपनी के बोर्ड में था। बोर्ड के सदस्य ऐसे ही आप इंडस्ट्री से बड़े बड़े लोगों को उसमें नामित करते हो। तो क्या होता है इसमें, तो अगर आप एक ऐसी कंपनी के में डिफॉल्ट से संबद्ध हो
जहां पर एक विलफुल डिफॉल्ट किया गया है, आप एक ऐसे व्यक्ति हो, तो आप पर यह प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है कि आप अन्य किसी भी कंपनी के बोर्ड में नहीं बैठ पाओगे। तो आप किसी अन्य कंपनी की, क्योंकि बोर्ड के पास क्या होता है, निर्णायक शक्तियां होती हैं, निर्णय लेने की शक्तियां होती हैं, तो इस प्रकार का प्रतिबंध भी आप पे लगाया जा सकता है कि आप किसी दूसरी कंपनी के बोर्ड में सम्मिलित नहीं हो पाओगे, यह भी संभव है। ठीक है, तो ये सारे जो है रोक टोक जो है, ये सारे प्रतिबंध संभव होते हैं अगर आप विलफुल डिफॉल्टर बन जाते हो। ठीक है, चलिए आज की आखिरी चीज, समय भी ज्यादा नहीं बचा है हमारे पास, तो आज की आखिरी चीज क्या है, सारफेजी अधिनियम 2002। तो सारफेजी अधिनियम का जो लक्ष्य था वो यही था कि यार विलफुल डिफॉल्टर जो है, आपका दुराग्रही चूककर्ता जो है, उस पर हम शिकंजा कस के रखें, इसको हम ना होने दें, क्योंकि यह अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है कि अगर व्यक्ति अपनी इच्छानुसार, अपनी स्वतः इच्छा से अपना ऋण नहीं दे रहा है, तो इसके लिए ये एक बिल लाया गया, सारफेजी अधिनियम लाया गया। फुल फॉर्म आपको मैंने पहले बताई थी, गूगल कर लेना, बहुत लंबी सी है, याद रखने की बिल्कुल भी 1% भी जरूरत नहीं है। ठीक है, मेरे को भी याद नहीं हुई, मैं इतने साल से पढ़ा रहा हूं। सारफेजी के फुल फॉर्म मेरे को आज तक याद नहीं है, वो इतना लंबा सा नाम है, तो बिल्कुल भी आपको आवश्यकता नहीं है। आपको चाहिए तो अभी गूगल करके देख लेते हैं एक बार। ठीक है, आइए गूगल कर लेते हैं, पर कोई आवश्यकता उसकी है नहीं आपको। ठीक है, तब भी आप में से कुछ लोग कहेंगे यार पता होना चाहिए, तो पता एक बार तब भी कर लेते हैं। आइए, सारफेजी एक्ट, ठीक है, ये है भाई, पढ़ लो नाम, आप में से जिसकी इच्छा हो आप पढ़ लो। इसका नाम क्या है, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटीज इंटरेस्ट एक्ट। ठीक है, इसको एक काम करें, हिंदी में भी देख के देख ले एक बार, हिंदी में क्या बोलते हैं, क्योंकि हिंदी की भी सारी पुस्तकों में इसका नाम जो है सारफेजी ही लिखा हुआ है। तो आइए साथ में कर लेते हैं एक बार इस बात को इन हिंदी। नहीं, इस हिंदी में भी इन्होंने सारफेजी ही अधिनियम लिखा हुआ है हर जगह। ठीक है, सरफेसी अधिनियम ऐसे लिखा हुआ है, सरफेसी अधिनियम, आप इसको ऐसे ही लिखें कृपया, या फिर आप अंग्रेजी में ऐसे यार इस प्रकार से लिख सकते हैं। आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है इसकी फुल फॉर्म को याद करने की। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। तो सारफेजी अधिनियम क्या है, इसमें जो आपके दुराग्रही चूक करता है, जो आपके विलफुल डिफॉल्टर्स हैं, उन पर शिकंजा कसने की प्रक्रिया बनाई गई और यह तय किया गया कि यार ऐसे कोई व्यक्ति है जिसने विलफुल डिफॉल्ट किया है, तो ऐसे बैंक और वित्तीय संस्थान आपस में मिलकर जिन्होंने जो डिफॉल्ट किया गया है उसके 75% से ज्यादा उन्होंने दिया हो, यह कोई एक बैंक भी हो सकता है, कोई एक वित्तीय संस्थान भी हो सकता है, या फिर कई सारे बैंक और वित्तीय संस्थान हो सकते हैं, ये सब आपस में मिलकर सारफेजी अधिनियम के तहत उस व्यक्ति पर कार्रवाई की प्रक्रिया को प्रारंभ कर सकते हैं। और इसमें क्या है, 60 दिन के भीतर चुकाने के लिए डिफॉल्ट नोटिस दे सकते हैं, उसे कानूनी नोटिस इश्यू कर सकते हैं कि भैया ये आपका डिफॉल्टेड पैसा है, हमें 60 दिन के अंदर आप ये पैसा वापस करें। बैंक मिलकर ये नोटिस, ये कानूनी नोटिस इस व्यक्ति को भेज सकते हैं। इसके अलावा न चुकाने पर जमानत जब्त करना, उस व्यक्ति ने यदि किसी संस्थान के पास अपना कुछ भी जमानत के तौर पे रखा है, अपना कुछ भी गारंटी के तौर पे रखा है, कोलैटरल के तौर पे रखा है, तो बैंक उसे अगर नहीं चुकाया, 60 दिन का नोटिस आपको देना पड़ेगा। 60 दिन के नोटिस के बाद अगर उस व्यक्ति ने उसको नहीं चुकाया तो आप सीधे सीधे उसको जब्त कर लीजिए, वो संपत्ति अब आपकी संपत्ति हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा कर्ज लेने वाली संस्था के मैनेजमेंट पर कब्जा और नई नियुक्तियां। ठीक है, यहां पे आप क्या कर सकते हो, एक कंपनी ने आपसे कर्ज लिया और उसको विलफुल डिफॉल्ट कर दिया तो आप क्या कर सकते हो, आप ये जो कंपनी थी जिसने आपसे कर्जा लेके विलफुल डिफॉल्ट किया, आप इसके मैनेजमेंट पे पूरी तरह से कब्जा कर सकते हो कि यार ये मैनेजमेंट अब हमारा है, अब इस कंपनी को हम मैनेज करेंगे। जो व्यक्ति पुराना सीईओ था, डायरेक्टर था, फाउंडर था, जो भी था, मैनेजिंग डायरेक्टर था, वो व्यक्ति अब इस कंपनी को नहीं चलाएगा। आप पूरे मैनेजमेंट पे कब्जा कर सकते हो, आप नई नियुक्तियां कर सकते हो, आप नया सीईओ बना सकते हो, नया आपको जो बनाना है बना सकते हो, पुराने पूरे बोर्ड को, पूरी कंपनी को आप फायर कर सकते हो। ये सारे अधिकार आपके पास आ जाते हैं। बेसिकली कंपनी पर आपका आधिपत्य जो है वो स्थापित हो जाता है। इसके अलावा शेयरों को आप एआरसी को बेच सकते हो, क्योंकि अब भाई कंपनी आपकी हो गई,
कंपनी में आपका इतना एक प्रावधान हो जाता है कि उस कंपनी के शेयर जो हैं आप एआरसी को बेच सकते हो और एआरसी को बेचकर आप अपने ऋणों की वसूली की प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारफेजी अधिनियम के तहत ये अतिरिक्त प्रावधान किए गए और ये प्रावधानों के लिए आपको कोर्ट जाने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो आप ये सारी चीजें बिना न्यायालय जाए भी कर सकते हो ताकि जो विलफुल डिफॉल्टर हैं उन पर नियंत्रण कसा जा सके और ये विलफुल डिफॉल्ट की प्रक्रिया जो है ये देश में कम हो। ठीक है, तो यहां तक आज करते हैं। हाँ ये ठीक है, तो अब जो है एक बार मैं आपको जाते जाते दोबारा बता दूं। अच्छा, आज का प्रश्न भी आपको बताना है। आज का प्रश्न कहां लिखा जाए, कोई ऐसी खाली सी स्लाइड है क्या? हाँ, यहां पर आज का प्रश्न लिख देते हैं। चलिए यहीं पे लिख देते हैं। तो आज का आपका प्रश्न क्या है? दुराग्रही चूककर्ता किसी अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़ा खतरा है के लिए सबसे बड़ा खतरा है, चर्चा कीजिए। ये आपका आज का प्रश्न है। मैं एक बार इसको सेव कर लेता हूं। इसकी आपको चर्चा करनी है। एकदम आसान सा है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आज का पूरा लेक्चर लगभग आपका दुराग्रही चूककर्ता पर ही था, तो इस पर आपको आज इसका उत्तर हमको देना है। इसके अलावा मेरे साथ जुड़ने के ये तरीके हैं जिस पर आप मेरे से डाउट्स पूछ सकते हैं। अतुल जैन यूपीएससी गाइडेंस मेरा टेलीग्राम चैनल है, अतुल_UPSC मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, atul.jain@studyIQ मेरा ईमेल आईडी है। इन सारे तरीकों से आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। मैं आपसे आज शाम मिलूंगा हिंदी में हिंदू की क्लास के साथ शाम 4 बजे। तब तक पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए और मेरे साथ आज सुबह जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।